हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अभिक्रिया की अनुशंसा एवं अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि अभिक्रिया वेग क्या है, वेग नियतांक क्या है, या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। एक ही बात है, वेग नियतांक क्या, वेग स्थिरांक क्या, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। फिर हमने पढ़ा कि वेग नियतांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तब हमने बताया कि अभिक्रिया की कोटि के अनुसार वेग नियतांक या वेग गुणांक का मात्रक होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है और अभिक्रिया की अनुशंसा क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अभिक्रिया की सबसे पहले हम अनुशंसा पढ़ेंगे। अनुशंसा कि अभिक्रिया की अनुशंसा क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुशंसा कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुशंसा कहलाती है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में ए से बी का या ए से प्रोडक्ट पी का निर्माण है। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसकी हम अनुशंसा देखना चाहें। क्या देखना चाहें, अनुशंसा कितनी हो। तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि 1 मोल ए दिख रहा है, जो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट पी। अनुशंसा कितनी होगी, 1। जैसे मैं लिखूं कि 2A, तो 2 मोल ए, इससे बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। या बताइए अनुशंसा कितनी होगी, 2, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, अनुशंसा। A प्लस B, हमारे पास दो क्रियाकारक है, ए और बी, दोनों अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो बताओ अभिक्रिया की अनुशंसा कितनी होगी, 3 होगी क्या, नहीं 2। क्यों, क्योंकि 1 और 1 2 अणु कितनी होगी, 2। अगर मैं ये कहूं 2 मोल ए के और 1 बी का, 2 अणु ए के और 1 बी का, दोनों भाग ले रहे रासायनिक अभिक्रिया में और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बताओ अभिक्रिया की अनुशंसा कितनी, 2 और 1 3, कितनी होगी, 3। हम ये कहें कि A प्लस 2B, और इससे क्या बन रहा है, अभिक्रिया की अनुशंसा कितनी होगी, 1 और 2, अभी भी 3 होगी। हम ये कहें कि A प्लस B प्लस C, बताइए अभिक्रिया की अनुशंसा कितनी होगी। देख लेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या कितनी है, बताओ, 1 2 3। अभिक्रिया की अनुशंसा कितनी हो गई, 3। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुशंसा और अभिक्रिया की कोटि समान हो भी सकती है और नहीं, दोनों ही बात है। ये तो हो गई अभिक्रिया की अनुशंसा। फिर से सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुशंसा कहलाती है। ये क्या हो गई, अभिक्रिया की अनुशंसा। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। ये तो हो गई अनुशंसा, अब अभिक्रिया की कोटि क्या है, इधर बात कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या क्या कह रही है, अनुशंसा। अब बात करते हैं कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि में वे अणु, परमाणु या आयन शामिल नहीं होते जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन नहीं होता। वापस से सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की वह संख्या जो अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन करती है या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक या मंद पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, क्योंकि अभिक्रिया के मंद पद में वे ही अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। फिर से सुन लीजिए अभिक्रिया की कोटि के बारे में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दूसरे शब्दों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद या मंद पद को ही वेग निर्धारक पद बोलते हैं। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद या मंद पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या मैं कह सकता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद या वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले सभी अणु, परमाणु या आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया की कोटि के बारे में पता लग गया। अब हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की अनुशंसा और अभिक्रिया की कोटि समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो सकती। कैसे? मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रोसीड हो रही है, उसमें दो अणु भाग ले रहे हैं। कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो। मैं ये कहूं, एक अभिक्रिया A प्लस B, A और B दोनों भाग ले रहे हैं और इससे प्रोडक्ट P बना रहे हैं। इससे क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट P। अब हमसे को ये कहें कि इस रासायनिक अभिक्रिया की अनुशंसा कोटि बताइए। अनुशंसा हम देखते ही बता देंगे कितने अणु हैं? दो। तो अनुशंसा कितनी हो गई? लेकिन अभिक्रिया की कोटि को हम इस तरह नहीं बता सकते। हम कब बता सकते हैं? या तो हमें कोई ये बताए कि इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, या एक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, या एक की सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं हो रहा। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक वैल्यू है। अब मान लो कोई ये है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं, A और B, और उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अनुशंसा कितनी होगी बता देंगे? तो हमें यह कहा जाए कि दोनों की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो रहा है। तो अब बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? निश्चित रूप से दो होगी। हमें कोई ये कह दे कि अभिक्रिया के दौरान एक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कोटि चेंज हो गई नहीं हो गई? अभिक्रिया की कोटि अब दो नहीं रही। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंयता जरूरी नहीं है दोनों समान हो, दोनों समान हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। वापस से सुनिए, अगर ये कहा जाए कि A और B दोनों भाग ले रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, अनुसंयता कितनी हो गई? तो और दोनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि 0। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 0। लेकिन अभिक्रिया की अनुसंयता कितनी होगी? अभिक्रिया की अनुसंयता 2 हो गई। इसे सुन लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणु, परमाणु या आयनों की संख्या, चाहे उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, वो कहलाती है अभिक्रिया की अनुसंयता। अब कोटि की बात आती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद या वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या
अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुसंख्या में क्या अंतर है। दोनों में अंतर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा वो पूछ लेता है कि अभिक्रिया की अनुसंख्या एवं अभिक्रिया की कोटि में कोई 2 अंक लिखिए, कोई 3 अंक लिखिए, कोई 4 अंक लिखिए, पूछ सकता है। तो दोनों में अंतर देखिए, अभिक्रिया की अनुसंख्या एवं अभिक्रिया की कोटि। ये तो है अभिक्रिया की अनुसंख्या और ये है अभिक्रिया की। ठीक है, सबसे पहली बात फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु परमाणु या आयनों की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, तो वो क्या है, अनुसंख्या। परिभाषा रूप में कैसे पूछ सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की कुल संख्या, वो क्या है, अभिक्रिया की अनुसंख्या। इसमें कैसे बोलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु परमाणु या आयनों की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद या वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब सेकंड हम बात करें अनुसंख्या में, तो अभिक्रिया की अनुसंख्या एक बताओ कैसा मान है, सैद्धांतिक। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक कैसी वैल्यू है, ये सैद्धांतिक है, देखकर बता सकते हैं। ये कैसे है, प्रायोगिक। नेक्स्ट हम बात करें अभिक्रिया की अनुसंख्या। अभिक्रिया की अनुसंख्या 1, 2, 3 इस तरह से हो सकती है, पूर्ण अंक। क्या होती है, पूर्ण अंक। लेकिन अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि भिन्न भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्न भी हो सकती है। अभिक्रिया की अनुसंख्या की हम बात करें तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया की अनुसंख्या कभी भी शून्य नहीं होती, शून्य नहीं हो सकती। लेकिन हम बात करें इसकी अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि भिन्न तो हो ही सकती है, साथ ही साथ शून्य भी हो सकती है। ये अभिक्रिया की अनुसंख्या एवं कोटि में अंतर है। हमसे कोई पूछ ले कि अभिक्रिया की अनुसंख्या एवं अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, तो हम बता सकते हैं। एक खास अंतर और है कि अभिक्रिया की अनुसंख्या से हम अभिक्रिया वेग को नहीं बता सकते। अभिक्रिया वेग के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन बात करें हम अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि से हम अभिक्रिया वेग के बारे में पता लगा सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये अंतर हो गया अभिक्रिया की अनुसंख्या एवं कोटि। तो कुछ खास उदाहरण लेते हैं अभिक्रिया की अनुसंख्या और कोटि को समझने के लिए। जैसे हम H2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया लें, इसकी अभिक्रिया लें H2 प्लस Cl2, और ये आपको पता है जल की सतह पर at the surface of water, H2 plus Cl2, H2 plus Cl2 क्या बनाएगा वो लोग, 2HC। अभिक्रिया की अनुसंख्या की बात करें
तो इसकी अनुसंख्यता कितनी हो गई? 2। साफ दिख रही है आपको? अनुसंख्यता कितनी हो गई? लेकिन कोटि की बात करें तो दोनों की ही सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोटि कितनी हो गई? 0। हम कह सकते हैं H2 एवं Cl2 की जल की सतह पर अभिक्रिया एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, जबकि इसकी अनुसंख्यता कितनी है? 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम एस्टर का जल अपघटन CH3COO2H5 प्लस H2O, ठीक है, क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस C2H5, ठीक है। इसका जल अपघटन अगर मैं कहूं तो दिखने को तो ऐसे दिख रहा है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसकी अनुसंख्यता तो 2 है। इसकी अनुसंख्यता कितनी है? देखने को आपको दिख रही है, अनुसंख्यता 2 है। लेकिन हम बात करें इसकी कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि 1। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1। क्यों? क्योंकि H2 एक्सेस में है, या मैं कह सकता हूं दोनों में से एक की सांद्रता में ही परिवर्तन हो रहा है, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1, जबकि अनुसंख्यता कितनी हो गई? 2। इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है छद्म कोटि अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये है एस्टर का जल अपघटन। ये एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन, जिसकी अनुसंख्यता 2 है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको हम कहेंगे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देखें, जैसे N2O5, 2N2O5 का अपघटन जो 3 स्टेप में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में, जिनमें से एक पद मंद पद होता है, जबकि 2 पद 3 पद होते हैं। मंद पद में केवल एक ही अणु भाग लेता है। कितने अणु भाग लेते हैं? 1 अणु। तो हम कह सकते हैं वो भी कैसी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। पहले पद में N2O5, इससे क्या बनेगा? N2O3 प्लस O2। दूसरे पद में N2O3, इसमें क्या बनेगा? NO प्लस NO2। थर्ड पद में इसमें एक N2O5 बचा हुआ है, प्लस क्या? NO, ये बनेगा 3NO2, सॉरी 2N2O5, इससे बन रहा है 4NO2 प्लस O2। देखिए इस रिएक्शन में N2O3 से N2O3 कट रहा है, NO से NO कट रहा है, इधर क्या बचा? NO। 3NO2 कितने हो गए? 4NO। अगर नेट रिएक्शन की बात करें 2N2O5, इससे क्या बन रहा है? 4NO2 प्लस O2।
ठीक है। और इस रिएक्शन में 3 पद है। प्रथम पद है मंद पद, द्वितीय पद है तीव्र पद, तृतीय पद है तीव्र पद। अब अभिक्रिया की कोटि कैसे देखते हैं? अभिक्रिया के मंद पद में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या से। तो इसमें कितना है? 1। अभिक्रिया की अनुशंसा कितनी हो गई? 2। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के मंद पद में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या कितनी है? 1। तो अभिक्रिया की कोटि हो गई 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। अब हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहां तक समझ में आ गया हो। अभिक्रिया की अनुशंसा एवं अभिक्रिया की कोटि पूरी तरह से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं? देख लेते हैं। जैसे सांद्रता, ताप, अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति, उत्प्रेरकों की उपस्थिति, सतही क्षेत्रफल और विकिरणों की उपस्थिति। ये सब अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। अब अभिक्रिया में कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। किसके प्रभाव से बढ़ रहा है, किसके प्रभाव से घट रहा है। तो फिर लिखते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। इसके बाद में बात करूं संतृप्तता, सतही क्षेत्रफल, उत्प्रेरकों की उपस्थिति, विकिरणों की उपस्थिति, और अंत में हम बात करें अभिकारक एवं उत्पादों की सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता से अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है। आपने देखा होगा प्रारंभ में रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है या बहुत तेजी से रासायनिक अभिक्रिया प्रोसीड होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जैसे जैसे समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, और जब अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो अभिकारक के अणु परमाणु या आयनों के बीच में होने वाली टक्करें घटती हैं। जब टक्करों की संख्या कम होगी तो सीधी सी बात है रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है एवं रासायनिक अभिकारकों की सांद्रता घटने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटता है। वापस से समझिए, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है एवं अभिकारकों की सांद्रता घटने
पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटता है। ऐसा इसलिए कि जब अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो उनके अणु परमाणु या आयनों के बीच में होने वाली टक्करें घटती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटता है। तंत्रगत जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। यह सभी पे लागू होता है, चाहे वह रासायनिक अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी हो, चाहे रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से तो आप समझते ही हो क्या मतलब है। एक तो होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब तंत्र का ताप बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता ही है, चाहे वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, चाहे ऊष्माशोषी। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ साथ जो अणु परमाणु या आयन्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो उछल-कूद करना शुरू करेंगे, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से टक्कर ज्यादा करेंगे, टक्करों की संख्या बढ़ेगी। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। कितना होता है? 2 से 3 गुना। एक बार फिर से सुनिए कि तंत्र का ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है एवं ताप घटाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटता है, चाहे वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, चाहे वो ऊष्माशोषी हो। एक सामान्य पैमाने के अनुसार 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है, एवं सतही क्षेत्रफल जितना कम होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होता है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर एक लकड़ी के मोटे टुकड़े को जलाया जाए और उसी टुकड़े को, हम कह सकते हैं उतने ही वजन के टुकड़े को हम छोटे छोटे टुकड़े करके जलाएं तो वो छोटे छोटे टुकड़े जल्दी जलेंगे बजाय किसके? उस मोटे टुकड़े। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने पर इनका सतही क्षेत्रफल बढ़ता है। देखिए एक मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है, इतनी मात्रा दूसरा टुकड़ा है ये वाला। हम दोनों टुकड़ों को जला रहे हैं, लेकिन इसको तो ऐसे कैसे जला रहे हैं, और दूसरे टुकड़े को हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर जला रहे हैं। अब ये टुकड़े जल्दी जलेंगे बजाय किसके? मोटे वाले टुकड़े। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए इनका सतही क्षेत्रफल बढ़ता है, और जो सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, जबकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति से होगी। अब बात करते हैं हम उत्प्रेरकों की उपस्थिति। उत्प्रेरकों की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, सामान्य बढ़ जाता है, लेकिन कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति से कैसे बढ़ता है वो देखिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए एक एनर्जी बैरियर पार करना होता है, ऊर्जा अवरोध पार करना होता है। ये उत्प्रेरक क्या करते हैं कि उस ऊर्जा अवरोध को कुछ कम कर देते हैं, या उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं,
और जब सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी जिसमें ये रिएक्टेंट और इन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट। ये कब की बात है? जब उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति ये है इसके लिए सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब जैसे ही उत्प्रेरक काम में लिया सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा और इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में और ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति से बढ़ता है। ऐसे इसलिए कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है एवं अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब विकिरणों की उपस्थिति। देखो रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में कैसे संपन्न होती है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं, पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं एवं नए रासायनिक बंध बनते हैं। अगर ये पुराने रासायनिक बंध आसानी से टूट जाए तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया की गति या रासायनिक अभिक्रिया का वेग